सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, ध्येय टीवी में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम आर्थिक मुद्दे लेकर। मैं हूं आलोक पुराणिक। चुनावों में राजनीति में समावेशी विकास हर दल के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। समावेशी विकास यानी विकास का सिर्फ होना ही काफ़ी नहीं है, हर एक तक उसका पहुंचना भी ज़रूरी है। तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों को देखें तो साफ पता लगता है कि खेती किसानी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि किसानों के लिए अलग बजट बनेगा और भाजपा ने कहा है कि किसानों को मिलने वाली राशि में छोटे बड़े किसान का भेद ना किया जाएगा, सभी किसानों को सरकार मदद देगी। सरकार से जुड़ी एक पार्टी ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव रखा है और विपक्ष के कुछ दलों ने भी निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण का प्रस्ताव रखा है। सीपीएम ने न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। कुल मिलाकर हाल में पेश तमाम राजनीतिक घोषणा पत्रों में समावेशी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मसले हैं। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं हरवीर सिंह जी, आप आउटलुक हिंदी के संपादक हैं और कृषि अर्थव्यवस्था के खास जानकार हैं। और हमारे दूसरे मेहमान हैं राजीव रंजन, आप भी वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं और कॉरपोरेट सेक्टर और पूंजी बाजार पर गहरी नज़र रखते हैं। इससे पहले कि हम समावेशी विकास से जुड़े मसलों पर बातचीत शुरू करें, आइए देख लेते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट। समावेशी विकास का आशय एक ऐसे विकास से है जो अपनी हद में सबको शामिल करे। संपत्ति, कारोबार, संसाधनों पर सबका हक हो, समाज के विपन्न तबकों तक भी विकास पहुंच पाए, तब ही लोकतंत्र की सार्थकता सुनिश्चित की जा सकती है। सरकारें यूं तो लगातार ऐसी योजनाएं चलाती रहती हैं जिनमें तमाम पक्षों को विकास में शामिल किया जा सके, पर चुनाव से ठीक पहले अपने घोषणा पत्रों में तमाम राजनीतिक दल बताते हैं कि तमाम पक्षों के लिए उनकी योजनाएं क्या हैं। तमाम राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों से जाहिर होता है कि ये बिंदु महत्वपूर्ण तरीके से घोषणा पत्रों में शामिल किए गए हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि हर साल 72,000 रुपए 20% गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। भाजपा ने कहा है कि किसानों को 6,000 रुपए साल देने की जो योजना चल रही है उससे सिर्फ छोटे किसानों तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि सारे किसानों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। समझने की बात यह है कि किसानों की खराब हालत पर देश की महत्वपूर्ण पार्टियों में सहमति बन रही है। जहां सीपीएम न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपए करने का प्रस्ताव कर रही है, तो वहीं दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी 14,000 रुपए महीना है। पंजाब जैसे संपन्न राज्यों में किसानों की औसत आय करीब 3,000 रुपए महीना है और उत्तर प्रदेश में औसत आय करीब 1,000 रुपए महीना है। ऐसी सूरत में किसानों को विकास प्रक्रिया में शामिल करने की गहरी जरूरत हाल में आए घोषणा पत्रों में दिखाई देती है। हालांकि इसके लिए संसाधन कहां से आएंगे, ये सवाल अभी भी बरकरार है। समावेशी विकास में सबको मौके देने की बात कही जाती है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी और सीपीएम ने की है। यूपी के सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वालों पर 2% टैक्स लगाने की बात की है। इससे जीडीपी के करीब 1.1% के बराबर संसाधन जुटाए जा सकते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जीएसटी को समावेशी बनाया जाएगा। कांग्रेस ने इसमें पंचायत और नगर निकायों को भी हिस्सा देने का वायदा किया है। गौरतलब है कि भारत में सबसे पहला समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे के साथ पेश किया गया था। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में समावेशी विकास पर और जोर दिया गया। बहरहाल तमाम वायदों और प्रयासों के बावजूद देश में मौजूद आर्थिक असमानता और बेरोजगारी अभी भी एक यक्ष प्रश्न है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी समावेशी विकास सूचकांक 2018 में भारत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में 62वें पायदान पर। इस मामले में भारत चीन और पाकिस्तान से भी पीछे है। हरवीर जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। इस वक्त जब हम चुनाव में हैं, मुल्क की करीब 50 करोड़ की आबादी अकाल से, सूखे से जूझ रही है। ऐसी सूरत में कृषि का मसला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने रिपोर्ट में देखा कि कृषि के लिए अलग बजट की बात कांग्रेस ने की है। क्या आपको लगता है कि बजट अलग लाने से खेती कृषि की हालत में कुछ बुनियादी और सार्थक सुधार संभव है अलग बजट लाने से? असल में देखिए, इसको अलग बजट आप कहेंगे तो बजट अपने आप में आप भी जानते हैं कि
बजट तो इस इनकम और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है। तो इसमें इनकम तो कहीं है नहीं अगर आप कृषि के लिए अलग से बजट लाएंगे, एक्सपेंडिचर है। इसका एक बड़ा पक्ष है, मैं मानता हूं कि ये जायज़ बात है और सही कदम है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जितने संसाधन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको लेकर के स्थिति साफ हो जाएगी। अलग से लाने से। बिल्कुल अलग से लाने से आप क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, कितना आप उसके लिए रिसोर्सेज रख रहे हैं और उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, तो ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। अगर आप कहेंगे कि तमाम सारे हमारे वित्त मंत्री जब बजट पेश करते हैं तो कृषि के लिए बहुत सारे संसाधन वो गिनाते हैं, बेहिसाब गिनाते हैं और बेहिसाब योजनाएं भी हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न है और बहुत ही वो एक तरीके से जटिल मसला हो जाता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो अलग से बजट की जो रूपरेखा होगी वो किस तरीके से होगी। सीधी सी बात है कि कृषि में 2-3 चीज़ें ख़ास हैं। आप लागत कम करें और किसान को आमदनी ज़्यादा दें। लागत कम करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंचाई सुविधा देंगे, अच्छे वैरायटी के बीज देंगे, अच्छा खाद देंगे और उसको इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस से नीचे देंगे, तो सब्सिडी आप दे ही रहे हैं और दाम उसको बेहतर मिलेगा कि आप उसको गैर ज़रूरी जो दिक्कतें आती हैं और जो इंटरवेंशन होते हैं और जो बिचौलिए होते हैं उनसे बचा करके आप उसको बेहतर दाम, लागत हम न्यूनतम कर पाएं और इनकम मैक्सिमम कर पाएं। बिल्कुल। तो और ये मेरे ख्याल से अगर आप फोकस्ड होंगे तो ये संभव है, क्योंकि मैं यहाँ आपको और थोड़ा विस्तार पे इसलिए जाना चाहता हूँ कि अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कोई भी सरकार दावा करे और कुछ भी हमारे इकोनॉमिस्ट दावा करें, एक तो सबसे बड़ा संकट है देश में एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट प्योरली आपको आधा दर्जन भी नहीं मिलेंगे। एक्सपर्ट तो करोड़ों मिल जाएंगे और सारे सिविल सर्वेंट उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हो जाते हैं और बहुत सारे दूसरे लोग भी, लेकिन एक पूरे मसले को जानने समझने के लिए और उसी पे फोकस करने के लिए दूसरे इतने सारे विभागों और मंत्रालयों का इसमें दखल है कि वो मामला साफ नहीं हो पाता। और आगे आएंगे और विस्तार से बात करेंगे। अभी आपका पॉइंट क्लियर ये कि अलग बजट आ जाने से क्लैरिटी आ जाएगी, फोकस क्या है और एक हम साफ गोई के साथ फोकस तरीके से बात कर पाएंगे। राजीव जी, हरबीर जी ने एक बात इंडिकेट की कि कृषि के बारे में बहुत सारे योजना, बहुत सारे प्लान्स, परियोजना, लेकिन इनकम उसके लिए रिसोर्सेज का मसला बड़ा है और सर्वानुमति इस मसले पे है कि बीजेपी ने कहा कि भाई 6,000 रुपये जो हम दे रहे हैं वो हर किसान को देंगे। शुरुआत राहुल जी ने कहा कि भाई 72,000 रुपये सबसे गरीबतम परिवारों को देंगे। इसमें एक मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहूँगा, सीपीएम ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि ये फिस्कल डेफिसिट का कंसेप्ट लिमिट करना बेकार की बात है, हम इसको सीमाओं को तोड़ दें। सीपीएम का भले ही पॉलिटिकल प्रेजेंस उनकी सीट की टर्म में ज़्यादा ना हो, लेकिन इंटेलेक्चुअली उनका एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है। तो क्या आपको लगता है कि ये अगर सारे हम एक के बाद लाखों करोड़ों की योजनाएं लेते चले जाएं तो कहीं फिस्कल डेफिसिट का कोई जो डिसिप्लिन है वो नहीं रहने वाला है आने वाले वक्त में, जो कि इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है? देखिए, यदि भाजपा सरकार वापस आती है तो मुझे लगता है कि फिस्कल डिसिप्लिन, वित्तीय अनुशासन जो है वो बरकरार रहेगा। हालांकि वित्तीय अनुशासन के मामले में हमने देखा था कि यूपीए सरकार ने भी अपने अंतिम वर्षों में जो प्रतिबद्धताएं रखी थी उससे वो बहुत ज़्यादा नहीं डगमगाए। लेकिन इससे पहले एनडीए 1 को भी अगर हम देखें और अभी जो एनडीए 2 का 5 साल पूरा हुआ है, इसमें हमने देखा है कि भाजपा का वित्तीय अनुशासन पर जोर थोड़ा ज़्यादा होता है तुलनात्मक रूप से। लेकिन सरकारें जो हैं वो एक निरंतरता में चलती हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा के बदले अगर कांग्रेस आ जाएगी तो वित्तीय अनुशासन एकदम छिन्न भिन्न हो जाएगा। और अगर भाजपा है, अभी हमने देखा चुनावी प्रतिबद्धताओं के चलते भाजपा को भी थोड़ी सी ढील लेनी पड़ी इस बार के बजट में, तो वो जो प्रतिबद्धताएं होती हैं, जो बाध्यताएं होती हैं, वो सब अपनी जगह काम करती रहती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारा आकलन बनता है कि यूपीए के मामले के मुकाबले में भाजपा ने वित्तीय अनुशासन पर ज़्यादा ध्यान दिया है, ज़्यादा अंकुश रखने की कोशिश की है, अनुशासन माना है। अब दूसरी बात, जो शुरुआत में कृषि बजट की बात हुई, तो हरवीर जी ने खुद ही कहा कि ये सरकार की आमदनी और सरकार के खर्चे का हिसाब होता है। तो यहाँ कृषि से सरकार तो आमदनी कुछ ले ही नहीं रही है, तो वो तो शून्य है। आपको सिर्फ खर्च करना है कृषि पर, सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं पर। तो
आप उसे अलग बजट का नाम दे दीजिए, आप उसे एक अलग चैप्टर बजट के अंदर बना दीजिए जिसमें कृषि की सारी योजनाएं आप गिना दीजिए और कुल मिलाकर के अंत में एक आंकड़ा रख दीजिए कि हम कृषि पर इतना खर्च कर रहे हैं। कल को फिर आप कहिए कि नहीं, हमें उद्योग के लिए भी एक अलग बजट बनाना है, कल को आप कहिए हमें व्यापारियों के लिए भी एक अलग बजट बनाना है, एक्सरसाइज अलग से हो जाएगी सारी। तो कल को आप कहें कि रेलवे बजट हम लाते थे, बंद कर दिया गया, हम उसे फिर से लाएंगे। वो कहने का आशय ये है, जैसे सोचा राजीव जी, कि कुल मिला के कि एक मूल कंसोलिडेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर का डेटा, वो तो बेसिक बात है, जरूरत किस मद में देना है वो अलग मसला हो जाएगा। सरकार कृषि का अलग बजट बनाए उसकी नहीं है जरूरत, इस बात की है कि किसान का बजट ठीक हो, उसकी आमदनी और उसके खर्चे का हिसाब सही हो। हरवीर जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी कि कॉस्ट हम कम करें, इनकम बढ़ाएं। उसमें हरवीर जी अक्सर एक बात आती है कि इनकम तब बढ़ेगी जब भाव सही मिले। किसान की असली आफत यह है कि भाव तो मिलते ही नहीं है। इसमें एक बड़ा रोल है एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। कांग्रेस ने कहा इस बार कि आते ही इसको हम ख़त्म करेंगे। मूल सवाल ये है कि ये ख़त्म जब तक नहीं होगी, किसान को अपना माल अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बेचने का राइट नहीं होगा, तो उसको अपने माल के सही भाव नहीं मिलेंगे। तो एपीएमसी जो बड़ा रोल है, आप तो इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी भी जानते हैं, कि आपको लगता है कि कोई भी सरकार, कोई पॉलिटिकल पार्टी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का मामला ख़त्म कर सकती है? देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक राज्य के कृषि मंत्री से मेरी बात उस दिन हुई जिस दिन सरकार ने कहा कि हमने एमएसपी पे 50%, वो इकोनॉमिक कॉस्ट पे 50% हमने दे दिया। जो C2 कॉस्ट, जो C2 नहीं थी, A2+FL के ऊपर एमएसपी, हाँ वो दे दिया। तो जब बात हो रही थी मार्केट में मंडी और इस सब की, तो उनका कहना था कि अगर हम इनके खिलाफ जाएंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि आधे तो हमारे यहाँ आड़ती हैं एमएलए। तो बेसिकली उनका जो पॉलिटिकल दखल है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि मैं इस धारणा को सही नहीं मानता कि एपीएमसी ख़त्म करने से किसानों को दाम बेहतर मिल जाएगा या एपीएमसी उनको दाम मिलने में रोड़ा है। मेरा मानना है कि एपीएमसी का होना किसानों को अभी भी जो एक तरीके से एक सिस्टमेटिक मार्केट जो उन्हें मिलता है वो उसी का रास्ता है। अदरवाइज़ आप ये बताइए मुझे, बिहार में कोई एपीएमसी नहीं है तो वहाँ के किसान तो स्वर्ग की तरह से रहते, उनको तो बहुत दाम मिल गया होता। होता ये है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट के लिए सेलर और बायर के लिए जगह आपको चाहिए। वो आप वर्चुअल कर लो, वो आप एक मंडी का दायरा बना दो, या आप कोई गांव में बना दो। ये और इतना बल्क में बाइंग और सेलिंग होती है, जब फसल आती है उसको आप किसी एक गांव तक, एक कस्बे तक सीमित नहीं रख सकते। तो उसमें जो व्यवस्था है, जो अभी की व्यवस्था है, उसे सुधारने की तो दरकार है। और ये बात सही है कि जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस है वहाँ पर आड़तियों को, उसको आपको बेहतर करना होगा और उसको आपको कॉम्पिटिटिव बनाना है। उसकी मोनोपोली आपको ख़त्म करनी है, ना कि एपीएमसी ख़त्म करना है आपको। तो वो जो मोनोपोलिस्टिक अप्रोच वहाँ पे है, उसको जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव बनाएंगे तो रास्ते काफ़ी हद तक साफ हो जाएंगे। एपीएमसी का हटाना, जैसे कांग्रेस का वादा, आपको लग रहा है कोई बहुत हालत में सुधार नहीं करता, और आपने एग्जाम्पल दिया बिहार में वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर हालत नहीं है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण मसला राजीव जी इस बार के, इसमें सारे घोषणा पत्रों को मैंने देखा कि जो सरकार से जुड़ी हुई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, वो भी कह रही है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण चाहिए, है ना। सीपीएम भी कह रही है और आरजेडी भी कह रही है, और ये महत्वपूर्ण दल है उस तरह से। निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या वो विषय है जिसका टाइम आ गया है, जिसके बारे में हम आने वाले 5 सालों में एक्शन देखेंगे? आप अपने विश्लेषण से हमको समझाने की कोशिश करें कि निजी क्षेत्र में नौकरी में आरक्षण कितना व्यावहारिक आइडिया है। देखिए, जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात हुई थी तो उससे भी पहले, काफ़ी पहले से उन सिफारिशों को लागू करने की बात जो है वो घोषणा पत्रों में शामिल रहती रही थी। फिर अचानक एक दिन वीपी सिंह को समझ में आया कि इस सिफारिश पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और वो राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी जिसमें अचानक उनको सुबह उठते ही ये ध्यान आया कि ये सिफारिश बहुत समय से रुकी हुई है। तो इतिहास के उन सारे पन्नों को हम जानते हैं, आप कभी भी पलट लें। आरक्षण जो है राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक संवेदनशील मसला है। आज की तारीख में ये घोषणा पत्रों में है, राजनीतिक परिचर्चा में नहीं है। जब राजनीतिक परिचर्चा में आएगा तब देखा जाएगा कि व्यावहारिक रूप में कौन क्या कह रहा है और क्या करने की मंशा रखता है। आज की तारीख में ये सिर्फ आपकी बातों से आशा मैं महसूस कर पाता हूँ कि ये घोषणा के तौर पे आप आने वाले 5-10 सालों में बहुत आप इसमें
ठोस राजनीतिक एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देखते, ऐसा मुझे फिलहाल ये सिर्फ कागजों में। हरमीत जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाजार से देके हम जोड़ के देखते हैं कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कृषि को बहुत बड़ी जगह दी और कोऑपरेटिव हेडिंग के तहत उन्होंने लिखा 2022 तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन बना के वो किसानों को बेहतर बाजार इंश्योर करा पाएंगे। एपीएमसी की हम बात कर रहे थे, तो ये 10,000 किसान उत्पादक संगठन किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं, अगर आप हमें कुछ समझाने की। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कई साल पुराना है। इसको हम लोग कहते हैं कि फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ। और एफपीओ ये है कि कुछ किसान आपस में इकट्ठे हों और कंपनीज एक्ट में कंपनी फॉर्म करें, प्रोड्यूसर कंपनी बनाएं, और प्रोड्यूसर कंपनी में वो आके फिर अपने प्रोड्यूस की मार्केटिंग करें, इनपुट भी आप मिलके खरीद लें और उसकी बिक्री भी करें, जिससे कि आपको एक कलेक्टिव बार्गेन का आपको मौका मिल जाए। अभी भी मेरे ख्याल से जो 10,000 कह रहे, इससे ही ज़्यादा एफपीओ देश में मौजूद हैं। और ये कोशिश थी कि जो कोऑपरेटिव का जो फॉर्मूला है, कोऑपरेटिव की जगह इसको ले आया जाए, और इसके लिए नाबार्ड काम करता है, गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियली मदद भी देती है, और पिछले बजट में उनको इनकम टैक्स में भी कुछ रिलीफ दिया गया था एफपीओ को। जाहिर सी बात है, एक अच्छा विकल्प है और कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। जब आप बड़े पैमाने पर जाएंगे तो फिर इसका जो मैनेजमेंट का इशू है वो अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि अभी एफपीओ क्या है, वो कंपनी का बोर्ड मैनेज करता है। जी। और मेंबर्स का फिर बाकी कोई राइट उस तरह से नहीं होता। कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट में क्या है कि वहाँ भी बोर्ड होता है, लेकिन वहाँ एक इलेक्शन का प्रोसेस है, तो ये ट्रांसपेरेंसी का इशू इसमें आएगा। फिर अगर आप इसको स्केल अप करेंगे तो वहाँ एक दिक्कत आएगी। तो छोटे स्तर पर, एक गांव के स्तर पर तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको, और आपको ले जाना पड़ेगा बड़े स्तर पर। जो भी कामयाब आपको ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके के दिखते हैं जहाँ किसानों का पार्टिसिपेशन है, वो खुद उसके भागीदार हैं और इनकम कमा रहे हैं, तो उसका स्केल आपको बड़ा ले जाना पड़ता है। राजीव जी, उत्तर प्रदेश की दो महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, और इनके 3 पार्टीज़ ने गठबंधन बनाया है, सपा, बसपा और आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल। सपा ने अपने घोषणा पत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वो ये कहा कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा जिसके पास एसेट्स हैं उस पर हम 2% का टैक्स और लगाएंगे, ताकि हम एक टैक्स बेस क्रिएट कर सकें और ये जीडीपी का 1.1% हो। तो एक मैसेज ये मिलता है कि ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा टैक्स दें, लेकिन हमारे यहाँ एक अलग कल्चर स्टार्टअप का भी है कि भाई नए बच्चे नौकरी वोकरी ना करें, अपना दुकान खोलें, अपना बिजनेस करें और पैसे वैसे कमाएं। तो एक तरफ तो कि पैसा कमाइए और राष्ट्र को टैक्स के तौर पे दीजिए, एक तरफ ये कि पैसा कमाते ही आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। ये आपको कितना व्यवहारिक लगता है कि जिस सोसाइटी को हम बना रहे हैं एंटरप्रेन्योरियल, और 2.5 करोड़ से ऊपर ही आपसे हम एक टैक्स देने वाले हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में आप इसको कितना व्यवहारिक मानते हैं? देखिए, उद्यमिता की सोच और समाजवादी रुझान की सोच, ये दोनों अलग अलग कालखंड की चीज़ें हैं। तो आज के कालखंड में आप अगर हम अपने समाज को उद्यमिता की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जो ठीक है, आपने ज़्यादा पैसा कमाया और टैक्स दीजिए, ज़्यादा पैसा कमाया और टैक्स दीजिए। एक समय में हमारे यहाँ 80-90% आयकर की दरें होती थी, 97% हाईएस्ट था। जी। तो वहाँ से आप इस मुकाम पर आए हैं जहाँ पर आप अपनी कंपनियों से कह रहे हैं कि हम 25% टैक्स ले रहे हैं, छोटी कंपनियों से। आप व्यक्तिगत आयकरदाताओं से कह रहे हैं कि हम आपसे सिर्फ 5% टैक्स ले रहे हैं, जो सबसे निचली दर है। तो आप 95-97% से घटा करके जिस चीज़ को आप 5% पर लाए हैं, आप समय के पहिए को वापस पलटना चाहते हैं। ये फिर मैं कहूँगा ये कागज़ की चीज़ है, क्योंकि 543 सदस्यों की लोकसभा में जो दल 38 सीटों पर लड़ रहे हों, वो अपने घोषणा पत्र में क्या लिख देते हैं उससे हमारी आने वाली भविष्य की तस्वीर साफ नहीं होती। लेकिन जैसा आपने एक बात कही ना कि जो चीज़ें शुरू में आज हैं घोषणा पत्रों में, देर सवेर कोई इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन माइंड में सुबह उठ के आ गया कि ये कर दो, तो हमें सारी चीज़ों को गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसमें एक बात मैं हरवीर जी आपकी तरफ आता हूँ, मनरेगा 3.0, इसका जिक्र है कांग्रेस के घोषणा पत्र में। मनरेगा 3.0 में उन्होंने कहा कि 150 दिनों का रोजगार हम देंगे 100 के बजाय, और
पुराने जो उन पे आरोप लगते रहे कि गड्ढे खुदवाना और गड्ढे भरवाने वाले काम करते थे, इस बार उन्होंने कहा कि हम जलाशय निर्माण में इस काम को लेके जाएंगे। तो समावेशी विकास में आपको ये मदद कदम किस कदर कारगर लगता है कि 100 से 150 दिन कर देंगे तो हम काफ़ी कुछ बेहतर कर पाएंगे? असल में हमें इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे देश में रोज़गार की हालत बहुत ही ख़राब है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो समाज के बीच में जो असमानता है वो बेतहाशा है। भयंकर। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि भोजन मिल जाए, वही आप लोग बहुत है। मैं नहीं मतलब जी, जी। जन सामान्य जी, बात जी, करता है कि भाई भोजन मिल जाए, इसीलिए बच्चों को मिड डे मील दे करके स्कूल में लाने का लालच दिया जाता है, टू बी फ्रैंक। या उनके न्यूट्रिशन के लिए बात की जाती है। दूसरी तरफ आप 25,000 करोड़, 6,000 करोड़, 8,000 करोड़ के अपना निवास बना लेते हैं। तो एक तो ये इसमें कोई दो राय नहीं, पूरी दुनिया में ये एक बहस है इस वक्त जी, कि क्या, मैं इत्तेफाक थोड़ा नहीं रखता राजीव से, क्या सेकुलरिज्म सोशलिज्म वापस आ रहा है क्या? और ये पूरी दुनिया कह रही है कि ये जो असमानता है ये टिकाऊ नहीं है। जो है दुनिया के जो सबसे बड़े अमीर हैं उन्होंने भी ये बात कही कि मैं जितना टैक्स देता हूँ और मेरा कर्मचारी भी उसी रेट पे टैक्स दे रहा है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे समाज के कमजोर वर्ग को? आप राष्ट्र की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की मुख्य धारा है उनमें उनको लाने की कोशिश करेंगे। और एक लोक कल्याण राष्ट्र का मतलब क्या होता है? आप जो इतना 15 लाख 16 लाख करोड़ का जो टैक्स कलेक्शन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट भी, वो किस लिए करती है? वो इसलिए करती है कि कम से कम वो समाज को बेहतर स्थिति में ले जाए। और जब आप उस तरीके से आपने एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक उसमें रिवॉल्यूशन की जब बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन आपने खो दिया इस देश में। आप सीधे एग्रेरियन से सर्विस सेक्टर पर आ गए हैं। भले हम जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, मेक इन इंडिया, दिस एंड दैट, यूजलेस थिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग आपका गर्त में जा रहा है। आप शहरों में और इंडस्ट्रियल हब्स में रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। तो बेहतर है कि आप मनरेगा जैसी योजना के जरिए स्थानीय स्तर पर लोगों को जीवन जीने के लिए एक न्यूनतम उनकी आर्थिक जो ज़रूरत है वो पूरा करें। और ये सक्सेस भी रहा है, क्योंकि मनरेगा कोई सॉल्यूशन नहीं है फाइनल, क्योंकि हर आदमी अनस्किल्ड जॉब को ही अपनी, और 100 दिन से अब 150 दिन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लें लेकिन क्योंकि हम लोग उस स्थिति से आगे नहीं बढ़ पाए हैं और लगातार खर्चे बढ़े। जो मौजूदा गवर्नमेंट है, पहले इसने बहुत क्रिटिसाइज किया, इवन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि मैं यूपीए की नाकामी के मोनूमेंट के रूप में इसको बरकरार रखूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार इसके लिए ज़्यादा आवंटन किया, क्योंकि आप दूसरे विकल्प नहीं खोल पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक सक्सेसफुल जो स्कीम, जिस तरीके से, मैं नहीं कहता कि इकोनॉमिक ग्रोथ और बेहतर जीवन के लिए उसे मैं सक्सेसफुल का मैं टैग दूं, लेकिन आप मजबूरी में वो कर रहे हैं। तो जो भी राजनीतिक दल है उसको लगता है कि इसका लाभ उठाए, और 100 की जगह 150 दिन का उसमें आप 3.0 की बात आपने की। क्योंकि एक और फैक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप जो नेशनल रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा इस तरह की स्कीम के माध्यम से रूरल इंडिया में आप इन्फ्यूज करेंगे, तो वो ऐसा नहीं, क्योंकि वो सारा कंज्यूम होना है, वोट में जाना है, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करता है। और जो एक नई बहस है इस वक्त जो है कि आपको बेसिक मिनिमम इनकम की गारंटी अब हर नागरिक को दे, जो गाइड स्टैंडिंग ने शुरू किया, और यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे। अब मजेदार बात क्या है कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पुरोधा रहे हैं, और जहां से हमने बात की थी कि फिस्कल डिसिप्लिन और इस सब के, अब वो सिफारिश कर रहे हैं कि इस तरीके का कोई रास्ता बनना चाहिए। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें इस तरह की योजना की उपयोगिता है। अब उसका राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये राजनीतिक पहलू है। एक महत्वपूर्ण घोषणा कांग्रेस के घोषणा पत्र में की गई है, नीति आयोग को बंद किया जाएगा और योजना आयोग को लाया जाएगा। मुझे याद है, मैं बीकॉम का छात्र था, 1984 के आसपास राजीव गांधी ने कहा था कि प्लानिंग कमीशन इज बंच ऑफ जोकर्स, प्लानिंग कमीशन जोकरों का समूह है। और अब करीब हम 30-35 साल बाद दोबारा प्लानिंग कमीशन की ओर उन्मुख हो रहे हैं, अगर कांग्रेस केंद्र में आती है। तो नीति आयोग से अगर हम जाते हैं प्लानिंग कमीशन की ओर, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं इंडियन इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट में? इसको राजनीतिक संदर्भ में ऐसे देख सकते हैं आप, जैसे मध्य प्रदेश में तमाम योजनाएं जब कांग्रेस सरकार की थी तो राजीव गांधी के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम पे चलती थी। भाजपा की सरकार आते ही दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे चलने लगी, और जैसे ही कमलनाथ सरकार वापस आई तो वापस वो दीनदयाल उपाध्याय का नाम बदल करके वापस राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ऐसे नाम आ गए।
तो लेकिन क्या ये चीज़ें हम संस्थाओं के साथ कर सकते हैं जो राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं, कि जब तक यूपीए सरकार है तब तक हम योजना आयोग कहेंगे, जब भाजपा आएगी तो नीति आयोग कहेगी, उसके बाद वापस अगर कहीं यूपीए सरकार आ जाए तो वापस योजना आयोग ले आएंगे। इस तरह की चीज़ें आप राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ नहीं कर सकते हैं। तो आप असहमत हो सकते हैं कि ठीक है, योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग शुरू करना सही कदम था या नहीं था, लेकिन अगर आप नीति आयोग को बंद करके योजना आयोग की बात करते हैं तो अगर आपके हिसाब से 5 साल पहले गलती हुई थी तो आप उसी गलती को फिर से दोहराने की बात कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण मसला, प्लानिंग कमीशन को फेडरल स्ट्रक्चर में लेके आएंगे, ये बात कांग्रेस कहती है। जीएसटी अपने आप में फेडरल टैक्स का मसला है। जीएसटी 2 कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बार बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मनरेगा 3, जीएसटी 2, इसमें वो कहते हैं समावेशी हम बनाएंगे और इसको पंचायत और नगर निकायों तक लेके जाएंगे, इसके रिसोर्सेज को शेयर करेंगे वहाँ तक। निश्चय ही समावेशी कदम है, लेकिन ये आपको इस स्ट्रक्चर में व्यवहारिक लगता है कि उसको हम बिल्कुल पहले तो सारे सेंटर, फिर स्टेट, फिर नगर निकाय, फिर पंचायत, मतलब क्या इसको इस स्तर का समावेशी बनाया जा सकता है इस स्ट्रक्चर को? असल में देखिए, इंस्टीट्यूशनल जैसे राजीव ने बात की, उसको लेकर के थोड़ा सा हमारी राजनीतिक पार्टियों को धैर्य रखना चाहिए और इसको पॉलिटिकल स्कोर पॉइंट के लिए नहीं लेना चाहिए। मेरा एक तो मानना है कि जो नीति आयोग है उसका कोई कैरेक्टर ही नहीं बन पाया। उसका एक सीईओ है जो कि अखबारों में लेख लिखता है किसी के प्रमोशन के लिए, किसी इंडस्ट्री को बेहतर दिखाने के लिए। वो मेले लगवाता है कि डिजी फेस्ट लगवा देते हैं डिमोनेटाइजेशन से, जो हम लोग उधर जा रहे हैं। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन था क्या? प्लानिंग कमीशन का काम था कि देश की पूरी इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर के लिए जो काम हो रहे हैं उनको आप स्टडी कीजिए, इवेल्युएट कीजिए और आगे क्या करे देश। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चाइना इज अडॉप्टिंग प्लानिंग अगेन, और हम ये नहीं कह सकते चाइना नाकाम इकोनॉमी है। तो आगे आप क्या कर सकते हैं ये आप करेंगे। तो वो उसमें साथ में ये भी था कि जो राज्यों के पास रिसोर्सेज जाते हैं उनका एक इवेल्युएशन भी होता था और उनके साथ बातचीत होती थी। तो एक झटके में हमने कहा कि प्लानिंग कमीशन खत्म, राज्यों को पैसा सीधे जाएगा, ठीक है। और जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, उनके पास कोई ऐसा खाका नहीं है आपकी देश की इकोनॉमी के लिए 5 साल बाद, या देश के अलग एजुकेशन सेक्टर के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कि वो क्या करना चाहिए हमें आगे। तो एक तो वहाँ वो नाकाम इंस्टीट्यूशन है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही नहीं बन पाया पूरा। दूसरे जो आपने बात कही जीएसटी की, जीएसटी को लेकर के बहस दूसरी है। एक तो ये है कि भाई जीएसटी तो होना चाहिए, सारा देश एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट हो गया। इसमें प्रॉब्लम आई है आपका इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के जो परिस्थितियां जो क्लिष्ट हैं, जिसमें ट्रेडर्स को और कॉरपोरेट कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स है। दूसरे इसमें जो आपने मल्टीपल जो ये रेट्स रखे हैं वो गड़बड़ हैं। जहाँ तक पंचायतों और नीचे स्तर तक रिसोर्स नगर निकाय का है, क्योंकि अभी भी जो रिसोर्सेज आते हैं वो तो लोकल गवर्नमेंट का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उनको जाते ही हैं। वहाँ से जो आते हैं, एक तो स्थानीय टैक्स तो अब लगभग ना के बराबर हो गए हैं, राज्य सरकारें कलेक्ट करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और उसमें जो राज्यों का हिस्सा है वो, और जो निकायों का है उस लेवल पे वो सीधा अब डायरेक्ट जाता है। मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई इंटरवेंशन नहीं रहता। तो वो मेरे ख्याल से उस धारणा को जीएसटी के साथ जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, वो बेमानी है, यहाँ पे नहीं लगता। लेकिन ये बात सही है कि जीएसटी को लेकर के जो उसका जितनी सिंपल वो होना चाहिए और जितने उसमें टैरिफ्स को लेकर जो इशू है वहाँ पर लगातार बातें हुई हैं और सरकार ने करीब करीब 400 संशोधन किए हैं। अगर संशोधनों की गुंजाइश ना होती तो 400 बार इन सब लोगों को ना बैठना पड़ता। एक पूरी किताब प्रोफेसर अरुण कुमार जी की इस पे है जीएसटी, तो बिल्कुल रिसेंटली अभी उनकी किताब आई है। तो लेकिन ये बात सही है कि सुधार की गुंजाइश है, और जब लोगों को लगता है कि सुधार होना चाहिए तो कोई भी राजनीतिक दल कहेगा कि हम इसको और बेहतर बनाएंगे। तो इतना ही मैं मानता हूँ इसमें, इनका जो भी बात कर रहे हैं यहीं तक सीमित है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मसला हरबीर जी ने इंडिकेट किया, असमानता एक बड़ा जटिल किस्म का मामला है। मैं देखता हूं कि दिल्ली की मिनिमम वेजेस हैं 14,000 रुपये। इसी दिल्ली में हत्यारे सीवरों में घुसने के लिए लोग तैयार हैं 6,000-8,000 पर मंथ की। सीपीएम ने बात की 18,000 रुपये पर मंथ का हमको मिनिमम वेजेस होना चाहिए। वेजेस सरकार डिक्लेयर कर देती है, घोषणा पत्र में आ जाती हैं, लेकिन क्या
वेजेस आप कागज पे बढ़ाए जाइए, ग्राउंड रियलिटी चेंज ना हो, तो क्या वाकई कुछ आपको इकोनॉमी में बदलाव दिखाई पड़ सकता है? देखिए, न्यूनतम मजदूरी जो है, एक बार फिर ये राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील मसला है और इसके जो आर्थिक परिणाम हैं वो भी आपको साथ में ध्यान रखने पड़ते हैं। आप कागज़ पे बढ़ा दें और व्यावहारिक रूप में यदि वो संभव ना दिखता हो तो फिर उसका नतीजा वही होगा जो इस समय आपको नज़र आ रहा है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि आप न्यूनतम का मतलब है कि आप इससे कम नहीं दे सकते हैं, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, नहीं दे सकते हैं, कानूनन आप नहीं दे सकते हैं यदि आप एक औपचारिक नौकरी में हैं। नहीं, मैं तो इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें ऑन रिकॉर्ड मेंबर्स कह रहे हैं कि वो देते ही नहीं है। मतलब ये कोई पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा है, पब्लिक डोमेन का हिस्सा है ये। जिनको वो नहीं देते हैं वो असल में कागज़ पर रोजगार में है ही नहीं। ओके। जो कागज़ पर रोजगार में हैं उनको आप न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दे सकते हैं, ये कानूनी बाध्यता है। अब उसका नतीजा क्या होगा कि आप कागज़ पर नौकरी देंगे ही नहीं। आप कागज़ पे नौकरी नहीं देंगे तो आपकी जो सामाजिक सुरक्षाएं उसके साथ जुड़ती हैं औपचारिक रोजगार के साथ, वो आपकी खत्म हो जाएंगी। तो आप फ़ायदा किसका कर रहे हैं? न्यूनतम मजदूरी ज़रूरी है, व्यावहारिक रूप से ऐसी सीमा रखनी चाहिए जो आज की अर्थव्यवस्था में टिकाऊ हो और जिस पर अधिक से अधिक जो रोज़गार देने वाले लोग हैं, चाहे वो निजी कंपनियां हों चाहे सरकारी कंपनियां हों। सरकारी कंपनियों में तो या सरकारी विभागों में या कंपनियों में तो ये प्रश्न उठता ही नहीं। मूलतः ये निजी कंपनियों का विषय है और फिर जो एसएमईज हैं या बिल्कुल जो छोटे दुकानदार किस्म के रोज़गार देने वाले लोग हैं उनके सामने ये प्रश्न उठता है। तो आप किसी हलवाई से कहें कि भाई तुम 18,000 रुपये अपने मिठाई तौलने वाले को नहीं दोगे, जिसको आम भाषा में लोग छोटू छोटू कहते हैं कि छोटू को 18,000 रुपये नहीं दोगे तो फिर तुम्हें हम जेल भेज देंगे। तो फिर या तो छोटू को कागज पे रोजगार नहीं मिलेगा या फिर वो मिठाई वाला कहेगा कि मैं छोटू को रख ही नहीं रहा। व्यावहारिक अड़चनें आप बता रहे हैं, इसमें हरबीर जी आपकी तरफ मैं आऊँगा। बहुत महत्वपूर्ण समावेशी विकास की घोषणा है और इसको हम देखेंगे कैसे पॉसिबल है अगर कांग्रेस सरकार में आ जाती है कि मार्च 2020 तक केंद्र सरकार के 4 लाख नौकरियां भर दी जाएंगी। ये उनका एक, अभी हम कुछ दिन पहले ही डिस्कस कर रहे थे कि नौकरियां BSNL MTNL बहुत सारी हैं लेकिन सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। तो 4 लाख हम भर दें या 8 लाख कर लें, 20 लाख कर लें, सवाल है कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए क्या सरकारी नौकरियां ही एकमात्र रास्ता है? हाँ, जबकि पैसे हमारे पास है नहीं देने के लिए सैलरी के। नहीं, देखिए दोनों बातें हैं इसमें 2 तरह से देखना पड़ेगा कि सरकार में जो नौकरियां हैं, जो पद खाली हैं, पद तो हैं, उनकी ज़रूरत है। आपने जो सिस्टम बनाया है उसमें उतने लोग वहाँ होने चाहिए। ये किसी भी सरकार की लथार्जी और कामकाज का जो ढीला रवैया है उसका नतीजा है कि इतने पद खाली हैं, बैकलॉग है और ये भरने चाहिए। जो भी पार्टी ये कहती है कि हम इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, उनको करना ही चाहिए क्योंकि वो एक दायित्व है किसी भी चुनी हुई सरकार का। जिसने नहीं किया उसने लापरवाही भरा रवैया अपनाया। जहाँ तक PSUs की बात है, PSUs एक तरीके से कंपनी है और उनको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चलाता है, लेकिन सिर्फ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक कंपनी को मार्केट के फोर्सेस के साथ में लेके चलाएगा, ये बहुत बेहतर मतलब एक तरीके से बात है, होना चाहिए वैसे ही। अगर सरकारें इंटरवीन करेंगी गैर जरूरी तरीके से, नीतियों को किसी के फेवर की तरफ ले जाएंगी और जो सरकारी बाबू बैठा है एक तरीके से, भले ही वो उतने बड़े कंपनी का चेयरमैन है, क्योंकि वो गैर तरीके प्रोफेशनल रास्ते नहीं अपना सकता, उसकी कंपनी को नुकसान होगा। आपका जो एक एग्जांपल आपने BSNL का दिया और MTNL, दोनों के साथ यही हुआ। अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट का लापरवाही और ढीला रवैया। मार्केट अवेलेबल था, ये दोनों कंपनियां मार्केट में जो कंज्यूमर थे उनके लिए उस तरह से कॉम्पिटिटिव तरीके से प्रोडक्ट नहीं ले जा पाए। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात है कि आपको एक टेंडर देना है इतने 1 करोड़ लाइन का, लेकिन जब टेंडर देने का मौका आया तो आपने खोल दिया, कोई आपके खिलाफ कोर्ट में चला गया। प्राइवेट में तो ये नहीं होता। या फिर मंत्री जी को पसंद नहीं आया, सेक्रेटरी साहब को पसंद नहीं आया, आप 1 साल पीछे हो गए, कंपटीटर आपसे 1 साल आगे हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो BSNL कहता है कि साहब 51,000 लोगों को निकालना है। मेरा मानना है कि ये प्रॉब्लम दोनों ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी है, क्योंकि ये बाकी भी हो रहा है। जैसे हम लोग थोड़ा पहले फिस्कल डिसिप्लिन की बात कर रहे थे,
कई कैश रिच कंपनियां थी हमारी जिन्होंने अच्छे कंपटीशन में पैसा बनाया, उनके पास था। सरकार को फिस्कल डेफिसिट का गैप पूरा करना है। आपने कहा कि ए कंपनी को होगा जरा बी को खरीद लो, ना बी को खरीदने से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ना उसमें कोई ऐसा कुछ ज़रूरत थी उसको खरीदने की, लेकिन सरकार को वो 10,000 करोड़ या 30,000 करोड़ रुपए जो उसके खाते में पड़े हुए थे, जो वो अपनी जो उसकी विशेषता है, जो दक्षता है, उस सेक्टर में जाकर के compete भी करता और एक्सपेंड भी करता, लेकिन फिस्कल डेफिसिट पूरा करना था। तो आपने क्या किया, आप आपस में खरीदिए और ये पैसा मुझे दे दीजिए, बिकॉज मैं दोनों का मालिक हूं। आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूं। नहीं, ये बहुत डेंजरस मूव है, मैं इसलिए कह रहा हूं, ये पॉइंट मैं इसलिए लेकर अक्सर आता है, डिसइन्वेस्टमेंट अक्सर ही आता है, क्योंकि ये डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है आप आउटराइटली कंपनी को बेचिए और फ्रेश इन्वेस्टर को लाइए। पीछे हुआ, आपने मारुति में किया, आपने बाल्को में किया, कई कंपनियों में हुआ, हिंदुस्तान जिंक में हुआ। तो ठीक है, मालिक कोई और है, लेकिन आप एक को कहें, और ये सब करते हैं, सारी पार्टियों ने किया ये जो है। तो मेरा मानना है कि ये जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अच्छी जो इस तरह के PSUs हैं जो कि अच्छे रोजगार दे रहे थे और ग्रोथ कर रहे थे, क्योंकि रोजगार तो लोगों को किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में मिलेगा, वो प्राइवेट एंटिटी हो, पब्लिक सेक्टर हो या सरकार हो। तो इसलिए यहाँ पर और थोड़ा इस पे मेरे ख्याल से चर्चा जो हो रही है, अच्छी बात है। राजीव जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हालांकि सवाल आखिरी है लेकिन महत्व बहुत बड़ा है इसका, कि बीजेपी ने अपने लगभग 5 वर्ष के शासन में मुद्रा लोन को एक बहुत विकट सफलता के तौर पर प्रचारित किया और समावेशी विकास में इसका महत्व बताया। अभी 17 करोड़ मुद्रा लोन दिए जा चुके हैं। भाजपा का मैनिफेस्टो कहता है कि इसको हम 30 करोड़ पे लेके जाएंगे। बहुत अच्छा आंकड़ा। मैं एक आंकड़ा और देख रहा था कि फरवरी 2019 तक 7 लाख करोड़ से ज़्यादा मुद्रा लोन जा चुके हैं, यानी कि GST का 7 महीने का कलेक्शन जा चुका है। एक आंकड़ा और जो खतरनाक है कि 10% करीब इसमें NPA हो चुका है। मेरा अपना तजुर्बा बताता है आर्थिक पत्रकार होने के नाते कि जो लोन बहुत आसानी से दिए जाते हैं वो आसानी से लौट कर नहीं आते। ये अगर इस लेवल पे आगे चले मुद्रा लोन और जिसमें बहुत आसानी से दिए गए, तो 1 साल बाद हम फिर डिस्कस कर रहे होंगे कि सरकारी बैंक का फिर NPA क्रिएट हो गया। आप इसका लिंकेज, इस घोषणा का लिंकेज NPA से किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है इसका जो NPA का जो आंकड़ा आप बता रहे हैं 10%, इसको शायद ठीक से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मैंने पिछला देखा था उसके हिसाब से लगभग 6% के आसपास NPA इसमें चल रहा था। और ये आंकड़ा 6% का जो है वो जो सामान्य बैंकिंग सिस्टम का जो NPA है उसके लगभग बराबर या उससे थोड़ा सा कम। सरकारी बैंकों के बराबर है। HDFC का तो 0.1% है। मैं बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। चलिए। तो सामान्य तौर पे बैंकिंग सिस्टम में जितना NPA रहता है उससे बहुत ये कोई ज़्यादा NPA नहीं था। और नहीं, इसका दूसरा मतलब ये है कि जिसने ऋण लिया है वो उस ऋण की बदौलत कुछ आर्थिक गतिविधि करके अपना परिवार चला रहा है और वो कर्जा वापस भी कर रहा है। और अगर मान लें 10% का आंकड़ा आज की तारीख में अपडेट हो भी गया हो, तो इसका मतलब है कि 10 में से 9 व्यक्ति कम से कम अपना घर चला करके कर्जा वापस कर रहा है। इसका मतलब कि 17 करोड़ में से आप 90% आप जोड़ लीजिए कि इतने लोगों को आर्थिक जीवन चलाने के लिए सरकार की ओर से एक वित्तीय मदद मिली है। दूसरा एक आंकड़ा इसमें आप जोड़ लीजिए, अभी EPFO का आंकड़ा मैं ताज़ा देख रहा था कि फरवरी महीने में 8,63,000 EPFO के नेट एडिशंस हुए हैं। नेट एडिशन का मतलब कि जो नौकरी छोड़ के गए और जो नई नौकरियां आई उनका जो अंतर है उसको मिला करके। और अगर हम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखें तो अभी तक लगभग 63 लाख का आंकड़ा बनता है, जो मार्च नहीं, अगर हम देखें इसको अप्रैल से लेकर के इस फरवरी तक, जिसमें 1 महीना अभी जोड़ना बाकी है। तो अभी पिछले 2 महीने से 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख के आसपास का रेंज चल रहा है। तो ये पूरे साल का जो आंकड़ा बनेगा करीब 1.25 करोड़ के आसपास का बनेगा, जो जिनके खाते में EPF कटना शुरू हो गया है। इसका मतलब ठीक-ठाक रोजगार। इसका मतलब है कि वो संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वाले, नए रोजगार पाने वालों की संख्या पिछले 1 साल में 1.25 करोड़ बनती है। तो ये रोजगार की तस्वीर जो है, मुझे लगता है कि एक मुकम्मल आंकड़े जुटाने की बहुत ज़रूरत है। आज की तारीख में बहुत हमें टुकड़े आंकड़े मिल रहे हैं और उससे जो तस्वीर बनती है, जिसको जैसा जो तस्वीर अच्छी लगती है उस तरह की हमने यहाँ लेकिन हर तरह की तस्वीर पेश करने की कोशिश की। राजीव जी धन्यवाद आपका, हरजी धन्यवाद आपका। और लगभग हर राजनीतिक घोषणा पत्र कुछ ऐसी बातें कर रहा है जो की जानी चाहिए, लेकिन वो सारी बातें कितनी हो पाएंगी, इसका एनालिसिस, इसका इन्वेस्टिगेशन, इसकी चीरफाड़ हमारे 2 विशेषज्ञों ने की। नमस्कार, धन्यवाद।